इस समय मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक मौजूद हूं। पुंछ राजौरी का वो इलाका जहां पर पाकिस्तान आतंक फैलाने के बड़े प्रयास कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना और भारत की सुरक्षा एजेंसियां जंगल जंगल की खाक छानकर उन आतंकियों का खात्मा करने में लगी हुई हैं। G20 की अध्यक्षता जैसे ही भारत ने संभाली, वैसे ही पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। अब जिस तरीके से G20 की एक बैठक श्रीनगर में होनी है, उसे लेकर पाकिस्तान अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहा है और वही कारण है कि वो सीमा के इस पार आतंकियों को इस क्षेत्र में भेज रहा है, जिनका खात्मा भारत की तरफ से किया जा रहा है, उन आतंकी मंसूबों का भी। लेकिन आज हम आपको जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर बताएंगे कि पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा प्रोपेगेंडा कितना गलत है और G20 के श्रीनगर में आयोजन से दुनिया को क्या संकेत जाने वाले हैं। आतंक की सरजमीन पाकिस्तान से उठी एक तीस साजिशें, फरेब, मक्कारी, कुछ न काम आया, क्योंकि पाकिस्तान के हर 19 पर भारत 20। पाकिस्तान की साजिशों के 2020 पर भारत ने G20 का छक्का जड़ दिया। कश्मीर की उस धरती पर हिंदुस्तान ने दुनिया भर से डेलीगेट्स बुलाए हैं, जिस धरती के बारे में पाकिस्तान ने हमेशा बेबुनियाद दावे किए, झूठ फैलाया। इस चीज को मज़ाहमत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि हमको याद रहेगा, मगर इसका ये करना ही इनका पैचीनेस को दिखाता है। It is a show of their arrogance to the world. I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held. दुनिया देख रही है कि कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं, खुशियों की बहार है। कश्मीर आतंक का टारगेट नहीं, विकास का प्रोजेक्ट है। कश्मीर लहू से धुला नहीं, व्यापार के लिए खुला है। आप देखोगे अभी पिछले 2 साल से जितना भी यहाँ पे टूरिज्म, मतलब कश्मीर में बेरोजगारी धीरे धीरे इससे खत्म हो रही है। चलो शिकारे वाले हैं, जो भी रिलेटेड इस चीज से है, तो बेनिफिट लोगों को आ रहा है। तो लेट्स होप कि ये G20 के आने से भी लोगों को, मतलब लोगों के लिए अच्छा ही होगा। बहुत कुछ फायदा होगा अगर ये 20 मुल्क के ये वफूद यहाँ आएंगे और इसका जायजा लेंगे, तो यहाँ अपने एफर्ट्स वो लगाएंगे, तो फिर ये कश्मीर के लिए अच्छा है। ये डिफरेंट बन गया। पहले तो ये ओल्ड मार्केट है ही, इट्स अ हेरिटेज मार्केट, ओल्ड मार्केट। नाउ इन्होंने अब इसमें ये चेंज किया, ये अच्छा हुआ मार्केट के लिए। लोग आते हैं और इंस्टाग्राम वगैरह पे सब देखते हैं, लोग देखने के लिए आ रहे हैं। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से भारत देश की 59 अलग अलग जगहों पर 215 G20 बैठकें कर रहा है। इनमें से कई जगह पर बैठक किए जा चुके हैं। 4 बैठक पूरी तरह पर्यटन पर आधारित है। कश्मीर उन्हीं में से एक है। कश्मीर में विश्व के अलग अलग देशों से 50 डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं। यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और तुर्की के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहेंगे। किसी भी देश में G20 की सीरीज ऑफ मीटिंग्स को 4 या 5 शहर के बाहर नहीं ले जा पाए। हमने हर राज्य को मौका दिया है। इतने बड़े देश में कोई राज्य और कोई केंद्र शासित प्रदेश छूटा नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पाकिस्तान, जिसकी पूरी राजनीति कश्मीर के इर्द गिर्द घूमती है, वो पूरी कोशिश में है कि भारत की इस पहल को नाकाम किया जाए। तुर्की, सऊदी अरब और चीन से पाकिस्तान ने श्रीनगर के सम्मेलन को बॉयकॉट करने की गुहार भी लगाई थी। G20 की मीटिंग हो रही है,
22 और 23 मई को श्रीनगर में। इसमें वही देश हिस्सा लेंगे जो कश्मीर को पूरे तरीके से भारत का हिस्सा मानते हैं, और उसमें चीन जाहिर है शामिल नहीं है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के तो बड़े घनिष्ठ संबंध हैं और चीन हर कोशिश करता है कि किस तरीके से भारत को कमजोर रखा जाए। यही वजह है कि चीन G20 अटेंड नहीं करेगा। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ने के लिए एक टूल किट को तैयार किया है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का बहिष्कार करवाने के लिए विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। 100 से अधिक भारत विरोधी प्रोफाइल्स G20 बैठक के विरोध और बहिष्कार से जुड़ी जानकारी पोस्ट कर रहे हैं, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ट्विटर पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ ट्विटर स्टॉर्म चलाना चाहता है ताकि दुनिया के सामने एक झूठी तस्वीर पेश कर सके। लेकिन पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले, सच्चाई जमीन पर अपनी कहानी खुद सुना रही है। आज हालात इंशाल्लाह खुदा के मदद से ठीक है सर, और अच्छी तरह से टूरिस्ट आते हैं सर। आप भी खुद देख सकते हो टूरिस्ट का बहुत रश है सर। हर एक गार्डन में टूरिस्ट आता है, झील डल में आता है टूरिस्ट। अच्छी तरह से वो खुश होकर वापस जाते हैं सर। कश्मीर में अमन है, कश्मीर में तरक्की है, कश्मीर में शांति है। कश्मीरी नौजवान आज अपने आप को ओलंपिक लेवल पे देखना चाहता है। ये एक मौका है कि हम पूरी दुनिया को दिखाएं कि कश्मीर कितना खूबसूरत है। खुशी की बात ये है कि टूरिज्म चैप्टर जम्मू कश्मीर में हो रहा है, सो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, डेफिनेटली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। G20 देशों का एक ऐसा समूह है जिसमें विश्व की 2/3 आबादी आती है और दुनिया का 80% व्यापार। पाकिस्तान का रोना 370 के हटने के बाद से बंद नहीं हो रहा है। वो बार बार दुनिया के सामने भारत को एक विलेन के तौर पर साबित करना चाहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि उनके हक में क्या है और उनके विरुद्ध क्या। 370 हटने के बाद से जिस तरीके से दूर दराज के इलाकों में भी विकास के कार्य हुए हैं, उससे जनता संतुष्ट है या नहीं है, ये जनता से ही समझते हैं। ये बताइए, काम हुआ है कुछ यहाँ? बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ। यहाँ पे स्कूल पे पूरी फैसिलिटीज हैं और रोडों के तो जाल लगे हैं, बिजली है, पानी है, स्कूल भी अच्छे हैं। हाँ, स्कूल भी जगह जगह पे हैं। बहुत ज्यादा विकास का काम हुआ है, रोडें हुई हैं, पानी का बहुत ज्यादा, मतलब ये जैसे बोरवेल निकाले, ये है, लिफ्ट का है, ऐसे काम बहुत बड़े हुए हैं इसमें। हमारे फादर साहब के टाइम रहा इशू, हमारे टाइम में इशू को नहीं रहा। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पे स्कूल पे पूरी फैसिलिटीज हैं। इस सरकार ने काम बहुत बढ़िया किया। भारत की खुफिया एजेंसियों के हाथों ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो ये साबित करते हैं किस तरह पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। पाकिस्तान का पूरा मकसद कश्मीर में होने वाले G20 बैठक को फेल करना है। उसके लिए पाकिस्तान सोशल मीडिया पर खतरनाक टूल किट का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान के ये षड्यंत्रकारी मंसूबे तब हैं जब उनका अपना देश तबाही की आग में जल रहा है, लेकिन कश्मीर की जनता खुद पाकिस्तान की साजिशों को बेनकाब कर रही है। ऑलरेडी जो ब्यूटीफुल सिटी है उसको और हम खूबसूरत बनाने का काम कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के थ्रू। तो स्मार्ट सिटी का हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है। जो भी ये अब लाइटिंग का काम चल रहा है और इधर भी ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, तो अक्रॉस सिटी हम काफ़ी काम कर रहे हैं और विद इन अ डे और 2 हम इस काम को काम अंजाम दे देंगे। लोगों की सोच बदलेगी। जो लोग यहाँ के लिए सोचते हैं कि नहीं क्या चल रहा है, माहौल क्या है, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को करके, और जो लोग आएंगे और जो ब्यूटिफिकेशन हो रहा है और वो खुद देखेंगे, फील करेंगे कि क्या चेंज आ रहे हैं इधर। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया। पाकिस्तान ने हर मंच पर भारत के खिलाफ रोना रोया, लेकिन सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती।
भाजपा सरकार जो है उसने बहुत ज़्यादा की हैं, जैसे रोडें देख लें और भी मतलब डेवलपमेंट के। हमारे इस गांव में बहुत अरसे से रोड की खस्ता हालत थी और रोड मतलब नहीं हुई थी, तो इनके आने के बाद रोड का सिस्टम भी हुआ। रोड्स बने हैं यहाँ पे? जी हाँ, अच्छे रोड बने हैं। लोग कहते हैं महंगाई हो गई है, लेकिन हम खुश हैं कि महंगाई जरूर हुई है लेकिन विकास का काम भी हो रहा है। पानी, बिजली, हाँ सब है। ये अभी ट्रांसफार्मर है, अभी रोड है, पानी भी है, 2-3 हैंडपंप मिले हैं अभी। अच्छा। जी जी। 370 हटने के बाद से कश्मीर में व्यापार और पर्यटन के लिए हालात मुफीद बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जो पाकिस्तान को नागवार गुजरती। जनवरी 2020 में सरकार ने जम्मू कश्मीर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। इसमें 13,732 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया कि कश्मीर में प्राइवेट निवेश 17,000 करोड़ से बढ़कर 38,000 करोड़ पहुंच गया है। सरकार ने लोकसभा में बताया कि कश्मीर में 58,477 करोड़ के 53 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसमें सड़क निर्माण, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, खेती और स्किल डेवलपमेंट शामिल है। G20 का जो इनेकाद है बहुत ही बेहतरीन होगा और पूरी दुनिया में ये खबर जाएगी कि श्रीनगर इज ओपन, श्रीनगर इज पीसफुल, श्रीनगर इज थ्राइविंग। डिजिटल कश्मीर कहते हैं, आज इसको डिजिटल इंडिया कहते हैं। डिजिटल बना दिया है ये सरकार ने। हम इस सरकार से बढ़िया ही खुश है, बहुत ही शुक्रगुजार है ये सरकार के। मेहमान आने वाले हैं, हम चाहते हैं कि हमारे कश्मीर को हर एक रंग से फायदा होना चाहिए। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर तरह तरह के झूठ फैलाने की कोशिश की है और आज भी कर रहा है। खुद जबरदस्त आर्थिक संकट से गुजरने वाले पाकिस्तान को ये गवारा नहीं कि जिस मुद्दे से ही देश और दुनिया में उसकी दुकान चलती है वो मुद्दा खत्म हो जाए। लेकिन हम आपको कश्मीर की हकीकत वहीं के लोगों की जुबानी सुना रहे हैं। श्रीनगर में अभी तक कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं था। मार्च 2023 में दुबई में बुर्ज खलीफा बनाने वाले एमआर समूह ने श्रीनगर के बाहर पहला शॉपिंग मॉल और मल्टीपर्पज टावर बनाने की पेशकश की, जो स्वीकार हुई और उसकी बुनियाद भी रख दी गई। कहा गया कि 500 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से कश्मीर में 10,000 नौकरियां पैदा होंगी। मोटे तौर पर यह 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, रोजगार भी बढ़ेगा और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर या खास तौर से श्रीनगर और आसपास के लोगों की जो लंबे समय से आकांक्षा थी वो पूरी होगी। आज यही के कार्यक्रम में यूएई से ढेर सारे इन्वेस्टर्स आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन अभी SKICC में उनके साथ बातचीत करेगा और कई एमओयू आज भी हम साइन करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। So, यहाँ पे 500 शॉप्स के करीब होंगी। इट्स अबाउट 1 मिलियन स्क्वायर फीट, 10 लाख स्क्वायर फीट का मॉल है। उसके साथ में एज मेंशन्ड एक IT टावर है जिसके अंदर लोग काम करेंगे। IT आउटसोर्सिंग बढ़ रही है, लॉट ऑफ IT वर्क इज कमिंग इन। सो उसका पीपल विल गेट जॉब्स, सो पीपल विल वर्किंग इन देयर। द मॉल्स में अलोन 2 शिफ्ट के हिसाब से भी कम 7,000 से 8,000 लोग रोज काम करेंगे। अप्रैल 2023 में सड़क परिवहन मंत्रालय ने कश्मीर में 1.3 लाख करोड़ के निर्माण कार्य को शुरू किया। 2014 से अब तक कश्मीर में 500 किलोमीटर की सड़क बनाई जा चुकी है। इसके अलावा 5300 करोड़ की लागत से 110 किलोमीटर लंबी अमरनाथ गुफा तक सड़क बनाई जाएगी। पीएम आवास योजना के तहत कश्मीर में 1,34,000 घरों के निर्माण की योजना है। 2 एम्स बनाए जाने हैं, एक घाटी में, एक जम्मू में। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए करीब 4.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। जाहिर सी बात है, कश्मीर की ऐसी तरक्की का इंतजार लोगों को एक अरसे से था और अब वो इसे हकीकत में तब्दील होता देख रहे हैं। यूं तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का जो समझौता है वो बहुत पुराना है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उस सीज फायर का सम्मान कभी नहीं किया गया। सीज फायर वायलेशन लगातार चलते रहे, उल्लंघन उसका चलता रहा। लेकिन पिछले कुछ समय में जब एक बार फिर बहुत कड़ाई से इस समझौते को अमल में लाया गया है, उसके बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक बसे हुए गांव हैं, वहां पर परिस्थितियां पहले से बहुत बेहतर हुई हैं। यहाँ पर तो ज़्यादातर हर दिन फायर होता है, एक दिन छोड़कर एक दिन, कभी रात को दिन को। इतना उधर से फायरिंग जब शुरू होती है तो अंधाधुंध फायरिंग चलती है।
यहाँ गोले पड़ रहे थे 2002 में, 4, 6 में, तो अभी बहुत ठीक है। 25 फरवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच युद्ध विराम पर एक समझौता हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि दोनों तरफ से गोलीबारी पूरी तरीके से बंद रहेगी, निषेध रहेगी। 2 साल से ऊपर का वक्त गुजरने के बाद हमने सरहदी इलाकों से लगे गांवों में हालचाल का जायजा लिया। ये जो पूरा एरिया है, क्योंकि आपका लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है, यहाँ पर जब तक सीज फायर नहीं था बहुत दिक्कतें आती होंगी। क्या अब पिछले 1.5 साल में यहाँ पर आप लोगों की लाइफ बेटर हुई है? बहुत बेटर हुई है 1.5 साल में। जब तक फायरिंग वायलेशन नहीं था तब तो बहुत यहाँ प्रॉब्लम थी, आना जाना हर चीज़ की प्रॉब्लम थी। जब से ये सीज फायर हुआ है बहुत फैसिलिटी है, बहुत बेटर हुआ है। यहाँ पे आना जाना हर चीज़ का बहुत फैसिलिटी बहुत अच्छा हुआ है। जब तक ये यहाँ फायरिंग था, यहाँ से निकलना या फिर सिटी जाना या कहीं जाना, किसी काम करना बहुत प्रॉब्लम था, उसमें मुश्किल था। अभी शांति है, अभी बेस्ट है। पहले जब जो उस टाइम बॉर्डर पे फायर का माहौल था, उस टाइम हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे। उसका कारण था कि हमें टाइम टू टाइम जो 5 बजे से बाद कोई भी हम अपना काम या कुछ बिजनेस वगैरह कुछ नहीं कर सकते थे। पर जब से माहौल यहाँ पे पीसफुल माहौल हुआ, उसके बाद हम बिल्कुल यहाँ पे अपनी पीसफुल लाइफ में हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे जैसे श्रीनगर में G20 सम्मेलन का समय पास आ रहा है, ये आशंका भी बढ़ रही है कि पाकिस्तान किसी आतंकी साजिश के जरिए कश्मीर की गलत तस्वीर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर सकता है। ये जो आप लोग का गांव है, ये LOC से बिल्कुल लगा हुआ, क्या जब सीज फायर नहीं था यहाँ पर तो ज्यादा परेशानी होती थी? क्या अब पहले से यहाँ की कंडीशन, यहाँ जो माहौल है, बेहतर हो चुका है? मैडम जी, माहौल अब बेहतर हो चुका। 2002 से यहाँ बहुत टेंशन थी, उसके बाद 2012 और 13 को काफी टेंशन थी। अब माहौल साजगार है, इसमें कोई टेंशन नहीं। पिछले 1.5 साल में जैसे हमने देखा है कि यहाँ पर नहीं गोलाबारी हो रही है, तो अब ठीक है? अब कभी नहीं होता है उस तरह का? आप लोग को राहत लगता है, सुकून? हाँ ठीक है, अब सुकून है, ठीक है। यहाँ गोले पड़ रहे थे 2002 में, 4, 6 में, तो अभी बहुत ठीक है। हमारे लिए तो इंडिया ही फायदेमंद है। युद्ध विराम ने स्थानीय प्रशासन को कश्मीर में विकास कार्य पूरा करने का मौका भी दिया। कम्युनिटी बंकर बनाना इसी में शामिल रहा। बंद स्कूल खुल गए। जो सड़क निर्माण कार्य या बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाते थे क्योंकि मशीनें बमबारी के कारण सरहदी इलाकों तक नहीं पहुंच पाती थी, वो काम अब पूरे होने लगे। G20 यहाँ पर होगा और उसमें सब बहुत इंटरेस्टेड हैं कि जम्मू कश्मीर के इलाकों में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर स्कूल्स में सही फैसिलिटीज हैं? हाँ जी, यहाँ पे स्कूल पे पूरी फैसिलिटीज हैं और बहुत पीसफुल माहौल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे डेवलपमेंट मतलब जैसे बिजली, पानी, ऐसी चीजें सब है, सही से हैं? कोई इशू नहीं है पानी का, हमारे पास सब कुछ है। अभी बॉर्डर एरिया होने के बावजूद, पहाड़ी इलाका होने के बाद नहीं मैम, कोई इशू नहीं है। हमारे फादर साहब के टाइम रहा इशू, हमारे टाइम में इशू को नहीं रहा। अब ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। आर्मी का सपोर्ट रहता है? यहाँ आर्मी का फुल सपोर्ट है। यहाँ पे आर्मी का तो बहुत फुल सपोर्ट रहता है। फुल सपोर्ट है। हाँ जी। और मतलब पब्लिक आर्मी के साथ, आर्मी पब्लिक बिल्कुल साथ मिलजुल के रहते हैं। मिसाल के तौर पर पुंछ के पास कांगा गांव में सड़क निर्माण कार्य पूरा हो पाया और मेंढर तहसील के दतोत गांव में पहली बार बिजली पहुंच पाई। हीरानगर सेक्टर में खेती जो अरसे से बंद पड़ी थी, किसानों के पहुंचने से दोबारा शुरू हो पाई। सीज फायर के कारण जम्मू, कठुआ और सांबा सेक्टर में 8,500 कम्युनिटी बंकरों का निर्माण पूरा किया जा सका। इसके साथ ही सरहद से लगे इलाकों में बॉर्डर टूरिज्म पर भी विचार और मंथन संभव हो सका है। युद्ध विराम भले ही लागू है, लेकिन पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ की कोशिशें लगातार करता रहता है। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि किस तरीके से पुंछ राजौरी के इलाके में पाकिस्तानी आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन G20 की बैठक से पहले भारतीय सेना और तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस कोशिश में लगी हुई हैं कि किसी की तरह की
कोई घटना यहां पर न हो जाए। लगातार कोम्बिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं, जंगल बहुत घने हैं, यहां पर बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक ढाल भी हैं उन आतंकियों के लिए छुपकर बैठने के लिए। लेकिन अव्वल तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्फिल्ट्रेशन, उसे पूरी तरीके से रोकने के लिए सब तैनात हैं, और साथ में अगर भीतर घुस आए हैं आतंकी किन्हीं इलाकों में तो उन्हें चुन चुन कर खाक किया जाए और उनका जो पूरा नेटवर्क है उसे ध्वस्त किया जाए, उसकी कोशिशें लगातार चल रही हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने इन इलाकों को टारगेट किया है और इस इलाके में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की है, उस पर भी हम एक नजर डालते हैं। G20 बहाना है, पाकिस्तान को आतंक की साजिश फैलाना है। 370 को हटाए जाने के बाद से कश्मीर में हो रहा विकास पाकिस्तान को हजम नहीं हो पा रहा। इसीलिए समय समय पर वो अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देता रहता है। कभी राजौरी में घात लगाकर हमला, कभी पुंछ में आतंकियों का अटैक। हर हमले में पाकिस्तान की मुहर साफ साफ नजर आती है। सिर्फ आतंकी हमले ही नहीं, घाटी में नशे का कारोबार भी पाकिस्तान फैला रहा है। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने मिलकर नार्को टेररिज्म के करीब आधा दर्जन आरोपियों को अलग अलग ऑपरेशंस में पकड़ा, जो आतंकियों की मदद से घाटी में नशे का रैकेट फैलाने की फिराक में थे। भारत पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के लिए लगातार तैयार है। सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ 3T प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसमें पहला T है टेररिस्ट ओवरग्राउंड वर्कर के खिलाफ एक्शन, दूसरा T है टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ एक्शन और तीसरा T है टेरर नार्को के खिलाफ एक्शन। कोई जानकारी मिल पाई है? क्या मामला था सर, ये किस लिए यहाँ पर रेड की गई? नीचे मैं कंप्लीट नहीं, हमारे को नहीं पता। हम तो बाहर खड़े थे, हम तो बाहर खड़े थे, हमने पता टीम कौन सी थी? NIA की टीम थी। NIA थी। G20 बैठक को पाकिस्तान की नापाक परछाई से बचाने के लिए पिछले 20 दिनों में सुरक्षा बलों ने 70 ऑपरेशन चलाए हैं। इस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने नए आतंकी संगठनों को खास तौर पर निशाने पर लिया है। जब तक पाकिस्तान कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता है या भारत का हिस्सा नहीं मानता है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान अपनी सेनाएं POK से पीछे हटाएगा। ये वास्तविकता है। क्या भारत हमला करके POK को लेगा? ये 1994 की भारत की पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन भी है, लेकिन अगर जमीनी हालत देखी जाए, आज के दिन लड़ाई करना कश्मीर को लेने के लिए जो कि जरूरी होगी, 2 न्यूक्लियर पावर में शायद इतना आसान नहीं है। श्रीनगर में G20 की बैठक को लेकर पूरा जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा को लेकर एक सिक्योरिटी ग्रिड बिछाई गई है। NIA लगातार आतंकियों और उनके समर्थकों के खिलाफ अभियान तेज कर चुकी है। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो ओवरग्राउंड वर्कर या आतंकियों की मदद करने वाले स्थानीय लोग थे। NIA की निशानदेही पर 14 मोबाइल ऐप्स बैन किए गए हैं। भी जिक्र आता है, पाकिस्तान रेफरेंडम की बात करता है। वो चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठा सके। रेफरेंडम को लेकर कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है, लेकिन हम इसका पूरा इतिहास बताते हैं और आपको समझाते हैं कि जब पहली बार इस शब्द का प्रयोग दोनों देशों के मामले में किया गया तो उसकी शर्तें क्या थी, और साथ ही ये भी कि उसके बाद जब अलग अलग युद्ध हुए और उसमें हुए समझौते उस रेफरेंडम के लिए और 1947-48 के समझौते के लिए क्या मायने रखते हैं।
Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. The biggest question today is this question of war and peace. Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Security Council has called for the exercise of the right to self-determination by the people of Jammu and Kashmir. Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. पाकिस्तान कश्मीर में जनमत संग्रह की बात करता है तो वो दुनिया को गुमराह करता है। यूं तो 1947-48 के युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्धोपरांत जितने समझौते हुए वो 48 के उस मसौदे को ओवरराइड करते हैं। पर अगर केवल 1948 को भी देखें तो संयुक्त राष्ट्र के कमीशन ने जो समझौता तैयार किया था उसके अनुसार युद्ध विराम को 3 फेज में बांटा गया था। पहले दौर में पाकिस्तान की फौज को जम्मू कश्मीर में अपने कब्जे के इलाकों से वापस लौटना था। इस मसौदे में कहा गया कि जब पाकिस्तानी फौज जमीन से हट जाएगी तो युद्ध विराम के अगले दौर को अमल में लाया जाएगा, यानी भारतीय फौज खाली किए इलाकों में सैनिक भेजेगी। पर पाकिस्तान के लौटने के बाद वो कश्मीर में उतने ही सैनिक रखेगी जो वहां कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए जरूरी हो। तीसरे दौर में जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी से राज्य का भविष्य तय किया जाएगा, यानी जनमत। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र के मिलिट्री पर्यवेक्षक सीज फायर के सम्मान का निरीक्षण करेंगे, यानी पाकिस्तान को किसी भी तरह के रेफरेंडम की मांग करने से पहले पाक अधिकृत कश्मीर से अपनी फौज को हटाना पहली शर्त है। बहरहाल पाकिस्तान के तमाम झूठ और साजिशों के बीच भारत श्रीनगर में सुरक्षा बंदोबस्त दुरुस्त किए हुए है। कश्मीर में यूं तो सुरक्षा व्यवस्था पहले भी कड़ी और बड़ी रही है, लेकिन ये तस्वीरें सुरक्षित कश्मीर की नई कहानी से जुड़ी हैं। जल, जमीन और आसमान तक श्रीनगर में सुरक्षा का पहरा तगड़ा है। श्रीनगर की सड़कों पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी कमांडोज का पहरा है, तो श्रीनगर के पानी पर मरीन कमांडोज यानी मार्कोज की पैनी और चौकन्नी निगाहें लगी हुई हैं। श्रीनगर के जिस इलाके में G20 की बैठक होनी है वो जगह चारों तरफ से डल झील से घिरी है, लिहाजा दुनिया में सबसे घातक माने जाने वाले मार्कोज को तैनात किया गया है। ये कोई सरकारी फंक्शन नहीं बल्कि आवाम का फंक्शन है, समिट है। और हम लोग और पूरा उसको सफल, इंसिडेंट फ्री और स्मूथली कंडक्ट कराएंगे। पूरे शहर पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान सालों साल से एक ही चाल चलता रहा है। आज देखिए उसकी जो जनता है वो भी भेड़ चाल से चल रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर को देखिए और इसकी चाल को भी देखिए। यहाँ पर किस तरह से बदलाव आया है, किस तरीके से पर्यटन के विकास की उम्मीदें बढ़ी हैं। और जब G20 पर्यटन के हिसाब से ही यहाँ आयोजित किया जाएगा तो केवल कुछ इलाके नहीं, कुछ चिन्हित शहर नहीं, बल्कि सभी शहरों को एक उम्मीद सी जगी है। वैसे तो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का पूरी दुनिया में कोई जोड़ नहीं, लेकिन अब G20 की बैठक से कश्मीर को अपनी पर्यटन क्षमता को वैश्विक मंच पर दिखाने का एक अनूठा मौका मिल रहा है। शहर सज धज कर तैयार है। 70 सालों के बाद मुझे लगता है 20 मुल्कों के एक यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज ये रखा है, मतलब कश्मीर को ये कितना देते हैं और बोलते हैं नहीं भाई कश्मीर को ही हम आगे ले जाते हैं। ये जम्मू में भी हो सकता है, बेंगलोर में भी हो सकता है। उन्होंने
कश्मीर में क्यों चुना, क्योंकि वो चाहते हैं कश्मीर डेवलप हो जाए और डेवलपमेंट आगे चले और बाहरी मुल्कों के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए। 22 से 24 मई तक श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में वर्ल्ड टूरिज्म ग्रुप की बैठक चलेगी। इस मीटिंग का मकसद है पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देना, डिजिटलाइजेशन की शक्ति का पर्यटन के क्षेत्र में इस्तेमाल करना, कश्मीर के युवाओं को नई स्किल देना, टूरिज्म, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और पर्यटन क्षेत्र के प्रबंधन पर ध्यान देना। इस दौरान G20 के आए डेलीगेट्स को बारामूला, डाचीगाम नेशनल पार्क और गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट की सैर भी कराई जाएगी।